जब बात आती है इंटरनेशनल केयर की, तो उसी कड़ी में हम चाहते हैं बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट केयर और बेस्ट फैसिलिटी। इसीलिए श्योरॉन हेल्थ टूरिज्म आपके साथ में लाया है आप ही के डॉक्टर से मुखातिब होने का एक और मौका। आज हम मिल रहे हैं शहर के जाने माने मिनिमली इन्वेजिव ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अपने बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशंस केसेस के जरिए बहुत आसानी से जाने जाते हैं, और जिन्हें 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 1000 से भी ज़्यादा मिनिमली सर्जरीज प्लान करके और सक्सेसफुल सर्जरीज डिलीवर कर चुके हैं डॉक्टर श्रीधर रेड्डी सर। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू एंड वेलकम टू क्योरॉन टॉक्स। तो सर, हम बहुत सारे लग्जरी कोटेशंस और मार्केटिंग की बात नहीं करते। वील जस्ट स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट एंड कट टू द नंबर्स। तो सर, आपको क्या लगता है एक 10,000 माइल्स दूर बैठे हुए किसी इंसान के लिए हम किस तरह से आर्थ्रोप्लास्टिक सर्जरीज या नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज या लिगामेंट टियर रिपेयर, ये सारी सर्जरीज किस तरह से प्लान कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल। अब हम आज से 10 या 20 साल पहले की बात करें तो इंडिया इन सर्जरीज के मामले में काफी हद तक बैकवर्ड था। यानी हमारे पास एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स नहीं थी, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। बट अगर आज की डेट में हम बात करें तो हम लोग एज गुड एज एन एनी वेस्टर्न कंट्री, एज गुड एज एनी इंटरनेशनल कंट्री की फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। एंड उतना ही अच्छा हम सर्जरीज यहाँ पे इंडिया में आज की डेट में परफॉर्म करते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा प्लस एडवांटेज है वो है कॉस्ट कंपेयर टू द अदर वेस्टर्न कंट्रीज। सर्जरी जिस रेट में वेस्टर्न कंट्रीज में की जाती है उससे कई गुना बेटर रेट्स में हम उतनी ही अच्छी सर्विस, उतनी ही अच्छे इम्प्लांट्स इंडिया में यूज कर सकते हैं। सो यस, जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म की बात है, इंडिया में बहुत स्कोप है। और अब आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से कई सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं, ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे ऑपरेट करा के जाते हैं और बहुत खुश है वहाँ। वेरी नाइस टू हियर अबाउट इट सर। सर, जब बात आती है कॉस्ट कटिंग की, तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ ये आता है कि क्यों इतना डिफरेंस क्यों है फॉरेन कंट्रीज में, जहां पर वही सर्जरीज जो है वो 75-80,000 डॉलर्स में हो रही है और वही सर्जरी ऑलमोस्ट 50% रेट्स में इंडिया में हो रही है। तो क्या हमारे इम्प्लांट्स की क्वालिटी या हमारे किस तरह क्या केयर में कोई डिफरेंस आता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगा, बिकॉज इंडिया में आज हम जो इम्प्लांट्स यूज कर रहे हैं वो एक तो इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स भी यूज होते हैं। सो इंडिया में कॉस्ट कम होने का रीजन मैम ये नहीं है कि इंडिया में इम्प्लांट्स कोई इंफीरियर यूज होते हैं या कोई इंफीरियर टेक्निक, कम वाली टेक्निक यूज होती है। हम जो टेक्निक और इम्प्लांट्स यूज करते हैं वो एज गुड एज एनी अदर कंट्री है। वही इम्प्लांट्स जो यूएस में यूज होते हैं, वही इम्प्लांट्स जो यूरोप में यूज होते हैं, हम भी वही यूज करते हैं। इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट कम होने का कारण है मेनली तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट यहाँ का कम है, मैन पावर कॉस्ट यहाँ पे कम है, एंड एक तरह से कह लीजिए जो हाई पेशेंट वॉल्यूम है उसके कारण इंडिया में जो क्यूमुलेटिव हेल्थ का जो कॉस्ट बर्डन आता है वो कम रेट में हम लोग एक अच्छे से अच्छी सर्जरी कर पाते हैं। वो एक रीजन है कि यस, इंडिया में वही सर्जरी जो यूएस में महंगी होती है हम उसके फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट में इंडिया में कर पाते हैं। दैट्स वेरी गुड एंड ग्रेट टू नो सर कि हमारे पास में बेसिकली बहुत ज़्यादा पेशेंट वॉल्यूम है और साथ ही साथ बहुत सारे हैंड्स हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हैं और स्किल्ड हैंड्स के साथ में हम वो सारी सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं। सर, एक बहुत कॉमन मिथ है कि हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट, ये इनका एज के साथ कोई रिलेशन है क्या? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा कहा जाता था कि यस, नी रिप्लेसमेंट केवल एक 60 या 70 के एज के ऊपर ही होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। बट अब ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। एक कॉमन कंसेंसस है हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में कि जहाँ पे पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है, यानी जहाँ पेशेंट के सिम्टम्स इतने हैं, पेशेंट को तकलीफ इतनी है कि वो डे टू डे लाइफ में अफेक्ट होने लगा है, उसे रोज दर्द की दवाई खानी पड़ रही है या रोज वो अपने नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी पा रहा है, वहां पे सर्जरी इज बूम। मतलब ऐसे केसेस में सर्जरी उनको इतना हेल्प करेगी कि वो जो आने वाले अपने 15, 20, 25 साल जो भी है वो आराम से पेन फ्री रह पाएंगे, जी पाएंगे।
दैट इज बिगेस्ट न्यूज सर। मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को ये बात जान के बड़ी खुशी होगी कि रोज पेन की मेडिसिन खाना और उन मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है उसके बजाय बेहतर होगा कि हम टाइमली ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं, कंसल्ट करें और सर्जरी के लिए एडवाइस करें। पर सर क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि क्या सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? क्या फिजियोथेरेपी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या वेट कम करके क्या सर्जरी को टाला जा सकता है? बिल्कुल जी मैम। सो सर्जरी एक ही उपाय नहीं है। सर्जरी इनफैक्ट एक लास्ट सॉल्यूशन होता है जहाँ पे बाकी कोई मोडालिटी काम ना करे। नी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो जो नी आर्थराइटिस होता है, यानी बेसिकली जो घुटना घिस जाता है, उसमें हम लोग सबसे पहले तो एक्सरे देख के और पेशेंट को देख के स्टेजिंग करते हैं। उसमें 4 स्टेज होते हैं। पहले 3 स्टेजेस में हम बिल्कुल कभी सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं। पहले 3 स्टेजेस में हम लोग केवल दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी या इंजेक्शंस के मीडियम से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। केवल जब जो लास्ट स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है, लास्ट स्टेज यानी जब पेशेंट का एक्सरे बताता है कि दोनों हड्डियों के बीच में पूरी तरह से गैप खत्म हो चुकी है, यानी बेसिकली जिसे हम बोन ऑन बोन कहते हैं, यानी एक हड्डी दूसरे हड्डी से रगड़ रही है, उस स्टेज पे आने के बाद में एक ही ट्रीटमेंट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है और जो पेशेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, वो है नी रिप्लेसमेंट। सो 4th स्टेज तक अगर पेशेंट नहीं पहुंचा है तो वी हैव बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में, जिससे हम पेशेंट को पेन से फ्री कर सकते हैं। तो एज अकेला एक क्राइटेरिया अब नहीं रहा मैम। आज से पहले 15 से 20 साल पहले ऐसा कहा जाता था कि हाँ, आपको कम से कम 60 या 70 ईयर्स के ऊपर ही ऑपरेट करना है। बट अब हम डे टू डे लाइफ में, डे टू डे प्रैक्टिस में ऐसा देखते हैं कि इवन कुछ 50 साल के पेशेंट्स आते हैं जो जेन्युइनली जिन्हें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है बिकॉज वो चल भी नहीं पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम अभी 80 ईयर्स के बुजुर्ग आते हैं जो आराम से कंफर्टेबली कुछ दवाइयों की हेल्प से अपनी लाइफ जी पा रहे हैं। सो एज अकेला एक क्राइटेरिया नहीं है। हमें मेनली अब देखना रहता है कि उनकी फंक्शनल लिमिटेशन, यानी उनकी डे टू डे जिंदगी में पेन कितना उन्हें अफेक्ट कर रहा है। तो दैट इज इट। गुड टू नो सर। सर क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी पेशेंट को इतनी यंग एज में भी जॉइंट डिफॉर्मिटी या जॉइंट आर्थराइटिस ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? राइट मैम। सो एज के अलावा बाकी कई फैक्टर्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम जो देखते हैं, एक तो कोई पुरानी चोट, भले वो लिगामेंट की चोट हो जैसे ACL टीयर जिसको पहले हुआ हो, या कोई फ्रैक्चर हुआ हो जो कुछ टेढ़ा जुड़ा है, कुछ प्रकार के डिसीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम गठियावात कहते हैं, उसमें भी कई कुछ काफी यंग एज में पेशेंट के पैर या पेशेंट के घुटने अफेक्ट हो जाते हैं। जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करते हैं डेफिनेटली, एंड वेट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओबेस पेशेंट्स में अक्सर ये पाया जाता है कि उनके घुटने काफी जल्दी खराब हो जाते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर परिवार में किसी को प्रॉब्लम है सेम, या फिर वेट बहुत ज्यादा है, या कोई पुरानी चोट है जो अनदेखी रह गई, तो इसका मतलब है कि आपको उस पेन को नजरअंदाज नहीं करना है और जाके अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलना है, पहली चीज। सर लेकिन क्या सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? क्या सर्जरी के अलावा कुछ और है जो कर सकते हैं? बिल्कुल मैम। हमारे प्रैक्टिस में इनफैक्ट जितने पेशेंट्स आते हैं 90% पेशेंट्स को हम लोग कभी सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं। 90% पेशेंट्स को हम बिना सर्जरी हम मेडिसिन, इंजेक्शंस या फिजियोथेरेपी के हेल्प से ट्रीट करते हैं। केवल वो 10% लोग होते हैं जिन्हें जेन्युइनली सर्जरी की जरूरत होती है, और उन लोगों में सर्जरी बहुत बेनिफिट करता है। सर जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग स्टेजेस में हैं, तो 1st to 3rd स्टेज के अगर पेशेंट्स हैं तो उन्हें हमें सर्जरी की जरूरत नहीं है, और उसके लिए हमें उन्हें टाइम टाइम पे मेडिसिन देनी होती है। सर उनका क्या एक प्रोटोकॉल होता है? उन्हें क्या मंथली आके चेकअप कराना चाहिए, या 6 मंथली, या कुछ रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपने एक्सरेज, या किस तरह से अपने आप की केयर करनी चाहिए? बिल्कुल मैम। जनरली इन्हें रेगुलर विजिट्स हम एंकरेज नहीं करते, क्योंकि अक्सर ये यंग पेशेंट्स होते हैं जो 30 या 40 साल के रहते हैं। ये हमारे पास जब आते हैं तो उन्हें एक एक्यूट फेज जो रहता है, यानी एक्यूट जो जिसमें पेन काफी बढ़ जाता है, उस स्टेज में हमारे पास में आते हैं। इन्हें हम कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन के माध्यम से इनका पेन हम कम करवा देते हैं। बट हमारा मेन एडवाइस रहता है दवाइयाँ तो हमेशा नहीं खानी है। मेन जो इन्हें हेल्प करेगा वो है कुछ एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी और मेनली वेट रिडक्शन। सर फिजियोथेरेपी की अगर मैं बात करूं तो सबके साथ में एक प्रॉब्लम रहती है कि जब एक्यूट फेज होता है, जहां बहुत पेन होता है, तब तो हम
सारी चीजें रेगुलरली करते हैं, फिर वो मेडिसिन हो या फिजियोथेरेपी हो या एक्सरसाइज हो, लेकिन जैसे ही हम थोड़े से रिलैक्स होते हैं उस टाइम पे कब तक फिजियोथेरेपी के पास में जाएं, कब तक हम एक्सरसाइज करें, वो फिर थोड़ा सा ऐसा टीयरसम लगने लगता है कि हम क्यों करें, या हम नहीं भी करें तो चलेगा क्या? तो कुछ बीच का रास्ता है क्या? सो फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम भेजते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग या हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना है। आप 1 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, आप एक्सरसाइज सीखिए और वो एक्सरसाइज को आप फिर डे टू डे अपने लाइफ में रोज यूज करिए। ये मोस्टली ये सेल्फ खुद से करने वाले एक्सरसाइजेस होते हैं जो आप डेली खुद कर सकते हैं। एंड ये एक्सरसाइज करने के पीछे बेसिक हमारा मोटिव ये रहता है कि आपकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। मसल स्ट्रेंथ जहाँ इंप्रूव होती है, जॉइंट पे से काफी लोड हट जाता है, मसल्स अच्छा काम करती है, तो ऑटोमेटिकली पेन भी कम होने लगता है। बिल्कुल। सर, डे टू डे लाइफ में अगर हमारी जो नॉर्मल रूटीन हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, जैसे फीमेल्स की बात की जाए तो घर का काम, हाउस होल्ड एक्टिविटीज और सिंपल वॉकिंग, ये 2 चीजें हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो मैंने रिसेंट अभी स्टडीज देखी उनमें पोस्ट कोविड एरा में देखा है कि 40% से ज्यादा जो लोग वॉक कर रहे हैं उन लोगों में भी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के परसेंटेज बहुत इंक्रीज हुआ है। सो ये क्यों हुआ है? मतलब वॉक कर रहे हैं एक तरफ हेल्दी रहने के लिए और उसी के साथ में उन्हें नी रिप्लेसमेंट का खतरा बढ़ गया, ऐसा क्यों? टू बी फ्रैंक, ये एक मिथ है। वॉकिंग करना और घुटने खराब होने में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, जहाँ आप बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं या डेली स्टेयरकेस कई बार उतरना चढ़ना कर रहे हैं, डीप स्क्वाट्स या क्रॉस लेग बार बार बैठ रहे हैं, वहां जरूर नींद पे थोड़े से एब्नॉर्मल फोर्सेस आते हैं। पर आप डे टू डे जो वॉकिंग होती है, एक 5000 स्टेप्स या 10,000 स्टेप्स, वो जनरली नींद को ज्यादा खराब नहीं करती। सर, मैंने ये भी पढ़ा था कि जैसे जो कंक्रीट रोड्स हैं या उन पे हम वॉक करते हैं जब विदाउट एनी कुशन्ड शूज पहन के या स्पोर्ट शूज या रनिंग शूज पहने, तो उसके बिना में अगर करते हैं वॉक तो हमारे नीज पे और स्पेशली जो हैवी वेट पीपल हैं उनके नीज पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और नी रिप्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, नीज खराब हो जाते हैं। तो ऐसे या इसमें कुछ हद तक बिल्कुल ये आपने सही बात कही है। कंक्रीट रोड्स पे जो फोर्सेस एक्ट होते हैं घुटने के ऊपर, वो डेफिनेटली कंपेयर टू अ सॉफ्ट रोड या कार रोड से ज्यादा रहते हैं। तो स्टिल इवन यहाँ मैं कहूंगा कि वॉकिंग इतना डैमेज नहीं करेगा। आप बिल्कुल अच्छे वेल कुशन्ड शूज पहन के वॉक कर सकते हैं। रनिंग, यस डेफिनेटली, आप रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे रनिंग ट्रैक या किसी तार वाले रोड पे करना विल बी मोर बेनिफिशियल। So good to see, and this will be the catch point कि हमें अगर वॉक करना है या रनिंग करनी है तो प्रॉपर एक्सेसरीज जैसे शूज हैं या सपोर्ट्स हैं या ट्रैक हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। सर, जब बात आती है सर्जरी की, जो आपने बताया कि 4th स्टेज पे जब पूरी तरह से आपका जॉइंट खराब हो जाता है तो सर्जरी पे आती है। सर, यंग एज में आजकल देखा जा रहा है कि बहुत कॉमन है नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी होना। तो सर, इतनी यंग एज में अगर इम्प्लांट डलता है किसी पेशेंट को तो फिर उसकी क्या एज रहती है? क्या उस पेशेंट को कुछ बहुत लंबे समय तक बेड रिडन रहना पड़ता है, या फिर लाइफ लॉन्ग के लिए वो स्टेयर नहीं चल सकते, या कोई हैवी स्ट्रेनस एक्टिविटीज जिमिंग, रनिंग, स्विमिंग ये सब नहीं कर सकते? ऐसा कुछ है क्या सर? बिल्कुल नहीं मैम। आजकल हम जो इम्प्लांट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो इजीली मैं कहूँ तो एक 15 से 20 साल आराम से चल जाते हैं, बिकॉज ये एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड की क्वालिटी के इम्प्लांट्स है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अधिकतर पेशेंट्स पूछते हैं कि सर मेरा नी रिप्लेसमेंट होने के बाद मैं कितने दिन तक बेड रिडन रहूंगी। तो अब जो आजकल टेक्निक्स यूज हो रही है हमसे, हम लोग बेड रिडन बिल्कुल भी पेशेंट को नहीं रखते हैं। आज आपका ऑपरेशन हुआ तो राइट फ्रॉम नेक्स्ट डे या इवन कभी कभी 12 घंटे के अंदर अंदर हम लोग पेशेंट को वॉक करा देते हैं। सो पेशेंट डिस्चार्ज होने के पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट खुद से वॉक कर पा रहा है, वॉकर के सहारे, एंड इवन अपने डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटीज होते हैं, डेली चोर्स होते हैं, वो खुद से कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, पेशेंट्स के लिए, लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज और बाकी सारी चीजें कितने अच्छे से कर पाते हैं। सर, इसी उसमें एक चीज आती है जब स्पोर्ट्स इंजरी की बात आती है, एंड जो आपकी स्पेशलिटी है आर्थ्रोस्कोपिक स्पोर्ट इंजरी सर्जरीज। सो सर, ACL या लिगामेंट टियर या मेनिस्कस टियर की बात आती है, सो सर इसके बारे में मुझे ये चीज आपसे पूछनी थी कि
क्या हर लिगामेंट टीयर के लिए सर्जरी जरूरी है, या ये अपने आप ही हील हो जाते हैं, या क्या सिम्टम्स रहते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल बताएं। जी हाँ, लिगामेंट टीयर, हर लिगामेंट टीयर के पेशेंट में सर्जरी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती है। जिस तरह से हमने आर्थराइटिस को ग्रेड किया, उसी तरह से लिगामेंट का भी ग्रेडिंग होता है, जैसे स्प्रेन या पार्शियल टीयर या कंप्लीट टीयर। केवल जो कंप्लीट टीयर वाले पेशेंट्स होते हैं या पार्शियल टीयर वाले पेशेंट्स जहां पे क्लिनिकली इंस्टेबिलिटी आ रही है, इन पेशेंट्स को ही हम मात्र सर्जरी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ही असली में सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। तो सर कॉमनली जब भी लिगामेंट टीयर या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पेन किलर्स लेते हैं, कोई सपोर्ट्स लेते हैं, और उसके बाद में वो प्रॉब्लम थोड़े समय में ठीक हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। तो व्हाट इफ अगर हम उस प्रॉब्लम को अननोटिस चलने दें, वॉक करते रहें, तो क्या उससे आगे हो सकता है? ACL टीयर के जो सिम्टम्स आते हैं तुरंत, जैसे पेन और स्वेलिंग आना, ये विद इन कुछ दिन या कुछ हफ्तों में सेटल हो जाते हैं, इसलिए इसे पेशेंट्स अक्सर इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है मेरा घुटना ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ, तो डॉक्टर के पास क्यों जाऊं। बट होता क्या है दरअसल, जब ये पेशेंट्स डे टू डे एक्टिविटीज कंटिन्यू रखते हैं, कई बार इन्हें घुटने में इंस्टेबिलिटी यानी लचक आती रहती है। तो सर जब भी अगर किसी को स्प्रेन आए, नी स्प्रेन या एंकल स्प्रेन, तो हर बार एक्सरे कराना और हर बार दिखाना जरूरी है? यदि मेनिस्कस टीयर या किसी तरह का लिगामेंट टीयर है तो उनका हमें इंजरी को प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है? एक्सरे हम केवल पहली बार कराते हैं मैम, जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है। उसका पर्पस ये रहता है कि हम देखना चाहते हैं किसी प्रकार का फ्रैक्चर तो नहीं है। एक बार फ्रैक्चर अगर रूल आउट हो गया और पेशेंट को कंप्लेंट्स रह रहे हैं लचक के या पेन के, तो हमें उसके अंदर मेनिस्कस और लिगामेंट्स को देखना है। ये देखने का एकमात्र तरीका होता है MRI स्कैन। तो हम अगले विजिट में अगर पेशेंट की कंप्लेंट जारी है तो हम उन्हें एक बार MRI कराने जरूर होते हैं। या अगर आपका एक्सरे नॉर्मल है और हमें डाउट आ रहा है कि आपका कहीं ना कहीं मेनिस्कस इंजोर हुआ है, तो हम इस स्टेज पर एक MRI स्कैन एडवाइस करते हैं। MRI में काफी हद तक के हमें क्लियर हो जाता है कि अंदर मेनिस्कस टीयर है कि नहीं। अगर MRI बता रहा है कि एक स्टेज ग्रेड 3 टीयर है मेनिस्कस का, और क्लिनिकली भी हमें एग्जामिन करके मालूम पड़ रहा है कि क्लिनिकली भी एग्जामिन करके हमें ये डाउट आ रहा है कि मेनिस्कस इन्वॉल्व है, इन पेशेंट्स में हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसमें मेनिस्कस को रिपेयर किया जाता है। आज से 10-15 साल पहले मेनिस्कस को सर्जरी करके, मेनिस्कस को ऑपरेट करके फटे हुए पोर्शन को निकाला, शेव ऑफ किया जाता था, निकाला जाता था। पर अब ये कंसेंसस है कि मेनिस्कस का हर एक मिलीमीटर जहां तक हो सके हम इसे बचाते हैं। मेनिस्कस को बचाना इसलिए जरूरी है कि ये आगे चल के आर्थराइटिस को प्रिवेंट करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हर मिलीमीटर ऑफ मेनिस्कस इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द आर्थराइटिस। सो यहाँ हर स्प्रेन को या घुटने, एंकल या कहीं पे भी लगी हुई चोट को बहुत नॉर्मली नहीं लेना है। अगर दर्द बना हुआ है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, दिखाएं। हल्की फुल्की सी छोटी सी चोटों को हल्के में ना लें। सर इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल बहुत यंग एज में देखी जा रही है और वो है शोल्डर पेन की। तो सर क्या रीजन होते हैं इतने शोल्डर पेन्स, मतलब किस तरह से हम देखते हैं? शोल्डर पेन के सबसे कॉमन कारण जो हमें डे टू डे प्रैक्टिस में मिलते हैं वह है एक तो फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ टियर, इम्पिंजमेंट और लेब्रम टियर या शोल्डर डिस्लोकेशन। फ्रोजन शोल्डर की सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये एक सबसे कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर पेन माना जाता है। इनफैक्ट आई वुड से 50 to 70% पेशेंट जो शोल्डर पेन के साथ में आते हैं उन्हें अक्सर फ्रोजन शोल्डर ही रहता है। ये बीमारी डायबिटिक पेशेंट्स में खासतौर पे बहुत कॉमन है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार रहते हैं कि इसमें पेशेंट को सबसे पहले पेन स्टार्ट होता है, दर्द रहता है, स्पेशली रात के टाइम पे पेशेंट अक्सर कंप्लेंट करता है कि मुझे पेन बहुत हो रहा है, नींद नहीं लगती है या नींद बार बार खुल जाती है। धीरे धीरे शोल्डर के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, पेशेंट का हाथ पूरी तरह ऊपर नहीं उठता है, पीछे नहीं जा पाता है। तो इसके पेशेंट्स काफी परेशान रहते हैं अक्सर। बट इसकी एक अच्छी चीज है फ्रोजन शोल्डर की, ये अक्सर मेजॉरिटी केसेस में अपने आप 6 महीने से 1 साल में ठीक हो जाता है। इसके लिए जनरली कभी हमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं, केवल 10 या 15% जिसमें इन्हें एडिशनल कुछ प्रोसीजर की जरूरत पड़े।
दो गलतियां जो पेशेंट्स अक्सर फ्रोजन शोल्डर में करते हैं वो है अपने हाथ को कंप्लीट रेस्ट करना। वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं, जिससे अकड़न और बढ़ती है। सेकेंड गलती जो करते हैं कि जितना पेशेंट का मूवमेंट है उससे भी ज्यादा वह स्ट्रेच करने का कोशिश करते हैं एक्यूट फेज में, जिससे फिर से तकलीफ और बढ़ जाती है, पेन और बढ़ जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर को प्रॉपरली एक तो डायग्नोज करना और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कंडीशन जो शोल्डर पेन का रहता है वो है रोटेटर कफ टियर। रोटेटर कफ टियर अक्सर थोड़े से जो 50 एंड अबव एज के पॉपुलेशन में मिलता है। जरूरी नहीं हो केवल चोट लगने से या गिरने से ही रोटेटर कफ टियर हो, ये मेजॉरिटी केसेस में इनफैक्ट डीजनरेटिव होता है, यानी अपने आप ही ये डैमेज हो जाता है। रोटेटर कफ टियर को अगेन प्रॉपरली एवेल्युएट करना पड़ता है। इसे एक्सरे एमआरआई के मीडियम से और पेशेंट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम डायग्नोज करते हैं और इसे फिर ट्रीट किया जाता है। रोटेटर कफ टियर जब फुल थिकनेस टियर हो या पेशेंट को सिम्टोमेटिक है, पेशेंट का हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, तब इसे हम आर्थोस्कोपिक सर्जरी के मीडियम से ट्रीट करते हैं, यानी की होल सर्जरी से ठीक हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉमन कंडीशन है शोल्डर के पर्टेनिंग वह है शोल्डर डिस्लोकेशन, यानी कंधे का उतर जाना। कंधा किसी चोट लगने के कारण या किसी स्पोर्ट्स कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के दौरान या किसी एक्सीडेंट में अक्सर उतर जाता है। जब ये कंधा उतरता है इसे तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस रिड्यूस करना, यानी वापस जगह पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंधा रिड्यूस करने के बाद में इसे 2 to 4 वीक्स तक के प्रॉपर रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। इसमें इसे रेस्ट देने से अधिकतर केसेस में ये जो फटा हुआ टिश्यू है वो अपने आप हील हो जाता है और इन पेशेंट्स को कभी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। बट उन केसेस में जहाँ पे कंधा बार बार उतर रहा है वह एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसे हम लोग लेब्रल टियर कहते हैं। इन पेशेंट्स में आर्थोस्कोपिक सर्जरी करके या की होल सर्जरी करके टिश्यू रिपेयर किया जाता है जिससे कंधा वापस ना उतरे। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसे पेशेंट्स अक्सर इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका कंधा 15, 20, 25 बार उतर चुका है। पेशेंट्स को लगता है हम हर बार कंधा उतर रहा है, मैं बिठा दे रहा हूं और मेरा काम चल रहा है। बट दरअसल होता क्या है, जब भी कंधा खिसकता है, जब भी कंधा उतरता है, शोल्डर के अंदर लेब्रम और कार्टिलेज में डैमेज बढ़ते जाता है। तो इसलिए इसे टाइमली ट्रीट करना बहुत आवश्यक है। तो देखा आपने कितना आसान है। बहुत सारे शोल्डर पेन्स जो हैं उनके लिए सिर्फ दवाइयाँ और थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन्हें अगर आप लंबे समय तक इग्नोर करेंगे तो सर्जरी पे जाना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच सर। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आजकल ट्रेंड चला है सभी लोगों में कि अपनी प्रॉब्लम्स को जीपीटी और एआई के साथ में शेयर करने का, फिर वो चाहे रिपोर्ट्स हो, एमआरआई स्कैन्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, सो वो अपने सिम्टम्स को चैट जीपीटी से और एमआरआई स्कैन्स या सारी इन्वेस्टिगेशंस को एआई के जरिए एक कंसल्टेशन लेने के साथ में लेके आते हैं। सो सर ये कितना हद तक सही है? क्या ये एक्यूरेट है? और क्या घर बैठे लोग अपने मोबाइल पे चैट जीपीटी या बाकी एआई टूल्स की सहायता से अपनी प्रॉब्लम्स को पता लगा सकते हैं? जी मैम, आप बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के डेट में हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी अपनी एमआरआई रिपोर्ट को एआई के सॉफ्टवेयर जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी में अपलोड करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं और आते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन तो बहुत है, इंफॉर्मेशन इज गुड, लेकिन इसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना चैलेंज है। एआई एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड जिसे कहते हैं, यानी दो धारी तलवार है। पेशेंट्स अक्सर हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन या रिसर्च करके आते हैं, उन्हें ये देखना हमें जरूरी है कि जो एमआरआई रिपोर्ट में जो फाइंडिंग है या जो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट है, क्या वही उनके दर्द का रीजन है कि नहीं। और ये केवल और केवल फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी पेशेंट को हम जब एग्जामिन करते हैं तभी हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। ये केवल रिपोर्ट देख के इंटरप्रेट करना कि यही दर्द का कारण है, ये पॉसिबल नहीं है या ये गलत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे सारे व्यूअर्स को जानना जरूरी है कि सिर्फ रिपोर्ट्स के बेसिस पर आपकी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। क्लिनिकल चेकअप भी उतना ही जरूरी है। डॉक्टर आपको जब पूरी तरह से चेकअप करता है उसके बाद ही कुछ पर्टिकुलर
इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करता है, सारी नहीं। तो सारी दुनिया की जांचें करवा लेने से अच्छा है एक बार जाके डॉक्टर को दिखाएं, चेकअप कराएं और उसके बाद अपना सही ट्रीटमेंट फॉलो करें। सर इसी उसमें एक चीज आती है कि एआई से अगर हम बात करें या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल बहुत सारे रीसेंट इवोल्यूशंस हो रहे हैं और उसी में कुछ मेरे पढ़ने में आया था कि 3D प्रिंटेड हम इम्प्लांट्स पेशेंट्स को लगा रहे हैं। जैसे अगर मैं ऑन्को सर्जरी की बात करूं तो हमारे यहाँ पर कई बड़े बड़े ट्यूमर्स रिमूव करने के बाद में हम 3D प्रिंटेड इम्प्लांट्स उनमें एडवाइस करते हैं और यूज करते हैं। तो सर ऐसा कोई आपके इस केस है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। जी बिल्कुल। ये आपने एकदम सही सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल जो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हो गए हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स आर्थराइटिस या रिवीजन सर्जरी, जहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी एक बार ऑपरेट हो चुका है, इम्प्लांट डल चुका है, तो इन पेशेंट्स को जब हम रिवाइज करते हैं, यानी इनका जब इम्प्लांट निकाल के नए इम्प्लांट लगाने जाते हैं, तो वो पुराने इम्प्लांट के साथ में कई बार बोन लॉस होता है, यानी हड्डी का काफी सारा हिस्सा साथ में निकल आता है। तो इनको नॉर्मल इम्प्लांट से हम वापस ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इनके लिए कस्टमाइज्ड 3D इम्प्लांट्स बनते हैं, जिसमें पेशेंट का सीटी स्कैन होता है। वो सीटी स्कैन को हम 3D इम्प्लांट वाले कंपनी के पास भेजते हैं। वो लोग एसेस करके 3D सॉफ्टवेयर यूज करते हुए कस्टमाइज्ड इम्प्लांट डेवलप करते हैं, उसे वो भेजते हैं और जिसे हम लोग फिर सर्जरी में यूज करते हैं। इनका यूज काफी बढ़ गया है और ये एक अच्छा सोल्यूशन है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए। तो आर्थराइटिस में सर्जरी एकमात्र ऑप्शन नहीं है। आजकल कई नए इंजेक्शंस आ गए हैं, जैसे पीआरपी, स्टेम सेल इंजेक्शंस, जो पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है और पेशेंट्स कई बार पूछने आते हैं कि क्या इससे मेरा आर्थराइटिस रिवर्स हो सकता है। सो जो अर्ली स्टेज होता है आर्थराइटिस का, जैसे मान लीजिए स्टेज 1 या स्टेज 2, यहाँ पे इसका थोड़ा रोल जरूर आता है। जो पेशेंट का पीआरपी या स्टेम सेल देने से पेशेंट के पेन में थोड़ा सा कंट्रोल जरूर आ जाता है, बट एक बियॉन्ड एक लिमिट, यानी एक बार स्टेज 3 या स्टेज 4 आ चुका हो, उसके बाद में इंजेक्शंस का बहुत लिमिटेड रोल है और ये किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देता है। सर ये कितनी अच्छी बात है ना कि जिन लोगों ने काफी टाइम पहले जो सर्जरीज कराई हुई हैं या इम्प्लांट्स के लिए फिर से रिवीजन सर्जरी हो रही है, उनके लिए टेक्नोलॉजी ने कितनी सुंदर बात कही है कि इम्प्लांट्स के साथ में बोन्स और टिश्यूज का भी कुछ पार्ट प्रिंट होके आ जा रहा है और बन रहा है। सो ये एक बहुत ही अच्छा भी बात है और ये हमारे क्योरॉन टॉक्स के जरिए, क्योरॉन के जरिए हम पेशेंट्स को ये सारी इंटरनेशनल एंड रीसेंट एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं घर से घर तक। तो सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पेशेंट का इतनी रीसेंट एडवांसमेंट के साथ में सर्जरी टाइम बहुत कम हो गया है, की होल सर्जरी से बहुत बड़े स्कार नहीं है, तो रिकवरी टाइम जल्दी हो गया है। तो सर सर्जरीज के बाद मेजर सर्जरीज जैसे हिप रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज या टीयर रिपेयर, इन सर्जरीज के बाद में पेशेंट कब घर जा सकते हैं और उन्हें क्या प्रिकॉशन लेने हैं? अगर लॉन्ग जर्नीज है, बहुत लंबे दूरी तक, क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं सेफली? सो मेजर सर्जरीज जैसे नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या शोल्डर रिप्लेसमेंट के हम जनरली सेकेंड या थर्ड डे हम लोग हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज होने के पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट एकदम कंफर्टेबल हो, पेन बहुत ज्यादा ना हो और एट द सेम टाइम वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर पा रहा है इंडिपेंडेंटली। सेकेंड डे या थर्ड डे डिस्चार्ज होने के बाद में पेशेंट बिल्कुल वापस अपने घर ट्रैवल करते हैं। एंड एक प्रिकॉशन जो लॉन्ग ट्रैवल जो कर रहे हैं उन्हें जो रखना है वो बेसिकली ये कि लंबे समय तक के एक ही पोजीशन में बैठे या लेटे नहीं रहना है। हम उन्हें ये एंकरेज करते हैं कि हर 2-2 घंटे में एक बार उठे, थोड़ा वॉक करें या एटलीस्ट अपने एंकल पंप्स यानी एडी चलाना शुरू रखें। इससे जो एक ब्लड क्लॉट होने का रिस्क रहता है वो काफी हद तक कम हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता रहता है एंड स्टिफनेस भी कम रहती है। जो लिगामेंट सर्जरीज होते हैं यानी जो कीहोल के सर्जरीज होते हैं, उन्हें तो हम विदिन 24 आवर्स नेक्स्ट डे इटसेल्फ डिस्चार्ज कर देते हैं। वो लोग बहुत जल्दी ऐसे पेशेंट्स बहुत जल्दी कंफर्टेबल रहते हैं और आराम से घर ट्रैवल कर सकते हैं। ऑपरेटिव फिटनेस पेशेंट्स को अप्रेंशन रहता है कि मुझे डायबिटीज है, क्या मेरा ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं।
हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। हाँ, तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने मेजर ऑपरेशन के बाद में पेशेंट 24 घंटे में रिकवर होकर और आसानी से अपने घर वापस जा सकते हैं सेफली। लेकिन सर उसके आने के पहले, सर्जरीज के पहले का एक फिटनेस जो पार्ट होता है, जहाँ पर उन्हें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेज या लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी बीमारी का कोई लंबा इलाज चल रहा है, तो उन पेशेंट्स के लिए सर आपकी क्या एडवाइस है? तो ये सवाल अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है या मेरा हार्ट में स्टेंटिंग हो चुकी है, क्या मैं ऑपरेशन करा सकती हूँ? तो ये उन्हें समझना जरूरी है कि ये रिप्लेसमेंट जो होता है ये एकदम एक इलेक्टिव प्रोसीजर है। ये ऑपरेशन होने के पहले हम पेशेंट का कंप्लीट एवेल्यूएशन करवाते हैं, उनकी सारे खून की जांचें कराते हैं, उन्हें फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट या जो भी संबंधित डॉक्टर है उनको दिखा के उनकी राय लेकर उनसे फिटनेस लेने के बाद ही हम इनका ऑपरेशन प्लान करते हैं। तो इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट एकदम सेफ रहे और ऑपरेशन आराम से टॉलरेट कर सके। तो देखा आपने कितना आसान है, सारी चीजें टेक्नोलॉजी से आजकल बहुत सिस्टमैटिक हो गई हैं, फिर वो चाहे आपकी प्रॉब्लम हो या उसका सॉल्यूशन। और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आप भी अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ में। आज हमारे साथ थे डॉक्टर श्रीधर रेड्डी सर, जिन्होंने कई सारे इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को अपनी रीसेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के साथ में सक्सेसफुली सिक्योर किया है, पेशेंट को क्योर किया है। और इन्हीं सारी बातों के साथ में हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो प्लीज दिए गए ड्रॉप बॉक्स में मैसेज दीजिए या वेबसाइट पे डायरेक्ट कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।